हेलो एंड वेलकम टू पेपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यूसी नेट प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना शुरू किया है और आज हम उसी क्रम में ये हमारा 4th वीडियो होने वाला है, जिसमें हम 2 मार्च को जो इवनिंग शिफ्ट हुई थी उसका पेपर का आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सबने देखा है, अपने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, कम्युनिकेशंस हो, आईसीटी हो, हाई एजुकेशन सिस्टम्स हो, इन सब के बारे में हमने देखा था। उसी माध्यम में हमने 2-3 चीज़ें हमने देखी थी कि जो आपका डीआई है, डीआई आपका सबसे बड़ा पोर्शन लेके आता है। इसके साथ ही साथ आपको किस पे फोकस करना है, रिसर्च एप्टीट्यूड पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड किया है तो आप अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करना है और प्लस कम्युनिकेशन एंड आईसीटी, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनके क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है। अगर आपने इनके क्वेश्चंस को गलत किया तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे अपने साथ। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको इंडस्ट्री वाइज परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री वाइज, उसके बारे में आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ ओपन कर देंगे। ठीक है, तो पूरे लोग कितने हैं, पूरे लोग आपके हैं 80500। ठीक है, पूरे लोग आपके इतने हैं। यहाँ पे ना परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, तो आईटी सेक्टर में है 12, स्पोर्ट्स में है 18, कॉल सेंटर में 32, सेल्स में 8, बैंकिंग में 14, केमिकल्स में 16। यहाँ पे क्या दिया हुआ इस कॉलम में, यहाँ पे इन्होंने दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ फीमेल्स 20%, 20, 45, 60, 40 एंड 50। तो क्या नहीं दिया हुआ, जो हमें निकालना है, हमें निकालना है मेल्स का। ठीक है, हमें मेल्स का निकालना है। देखिए यहाँ पे सब कुछ परसेंटेज में दिया हुआ, और मैंने आप लोग को पहले बोला था, लास्ट क्लासेस में बोला हूँ कि अगर आपको डीआई सॉल्व करनी है तो आपके 5 टॉपिक्स आपके अच्छे तैयार होने चाहिए। सबसे पहला है परसेंटेज है, फिर आपका एवरेज है, फिर आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन है, इसके अलावा आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, और फिर आपका सिंप्लीफिकेशन है। आपको मैथ अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई अच्छे से, शॉर्टकट्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको मैथ्स की कैलकुलेशंस आपकी फास्ट होनी चाहिए, तभी जाके आप ये कर पाओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये निकालना है कि कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी इसको सॉल्व करिए और मैं लाइव सॉल्व करूँगा ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। टोटल आपके 8050 है। ठीक, यहाँ पे आपकी फीमेल्स हैं और यहाँ आपके मेल्स हैं। ठीक है, यहाँ हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हो गया आपका आईटी सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया आपका आईटी सेक्टर। तो आईटी में कितने दिए हैं, ये दिया है 12%। तो 0.212 इंटू 8050 निकालिए कितना होता है, तो ये होता है आपका 9660। ठीक है, उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ वुमेन है, 20%। तो इसका आप 20% करिए, 9660 का 20% करिए, तो कितना होगा, वो होगा आपका 1932। ठीक, फिर इतनी मेल्स हो गए, इतने आपके पूरे हैं, तो मेल्स कितने होंगे, सॉरी इतने फीमेल्स हो गए, इतने आपके पूरे हैं, तो मेल्स कितने होंगे, मेल्स कितने होंगे
टोटल माइनस फीमेल यही होंगे आपके, ठीक है। तो इनको सॉल्व करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, तो आंसर कितना आएगा 7728। तो आपका ये आंसर है, ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप भी इसको एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। तो मैं वो पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपका प्रॉब्लम ना आए। ठीक, ये हो गया आपका टोटल, ये हो गया आपका फीमेल्स, और ये हो गया आपके मेल्स। यहाँ आपके हो गए आईटी, तो आईटी में कितना आंसर है आपका 9660, या इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है। तो फीमेल्स कितना है आपका 1932, और मेल्स कितना है आपके 7728, ठीक है। ये सब आप पहले सॉल्व कर लोगे ना तो आपके पांचों क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, क्योंकि रेशियो, एवरेज पे ही सवाल पूछते हैं, परसेंटेज इससे सवाल पूछेंगे नहीं, डीआई में आप कुछ पूछेंगे नहीं। क्या पूछेंगे, एवरेज पूछ देंगे आपसे, रेशियो पूछ देंगे, इसी दो चीज़ों का, या आपसे परसेंटेज पूछ देंगे, सारे पूछते नहीं। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इजीली से आंसर्स पता चल जाए, ठीक है। तो आपका स्पोर्ट्स कितना है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में 18% ऑफ दिस कितना होता है आपका 144,960। मेल्स कितनी, फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी 2898, और मेल्स कितने हो जाएंगे 11592। देखिए आप चाहो तो आप हर क्वेश्चन के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर देख लेते हैं, तो कॉस्ट सेंटर में कितने हैं, ये हो जाएगा आपका 25760, ये हो जाएगा आपका 11592, और ये हो जाएगा आपका 14168, ठीक। फिर आपका सेल्स, ठीक है। सेल्स में सॉरी कॉस्ट सेंटर, हाँ कैश सेल्स में आपका 8%, तो ये हो जाएगा आपका 6440, फिर आपका हो जाएगा 3864, और फिर हो जाएगा आपका 2576। फिर आपका है बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग में क्या है 11270, फीमेल कितनी है 4508, और मेल कितने हैं 6762, ठीक। और फिर आपका है केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स कितने हैं आपके 12880, यह 1932, और ये आपके हो गए 1094, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व करके देखिए, आपका यही आएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ मेल्स द नंबर्स ऑफ फीमेल्स टू द नंबर्स ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट फ्रॉम द कॉल सेंटर। तो कॉल सेंटर में मेल्स और फीमेल का आपको निकालना है। तो कॉल सेंटर यहाँ भी, कॉल सेंटर यहाँ भी, ठीक है। तो अगर हम देखें एक सेकेंड, तो कितना है मेल्स 14168, कितना है 14168, और मेल्स कितने हैं आपके, फीमेल आपकी कितनी 11592, ठीक। तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11/7, ठीक है। आंसर आएगा आपको, सॉरी 11/9, ठीक है। आंसर आएगा 11/9, ठीक। तो ये आपका इजी हो जाता है। तो पहली बार सॉल्व करने पे आप लोग का चीज़ें इजी हो जाती है। इससे क्या होता है ना कि जब आप पहले सॉल्व करोगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी आगे क्वेश्चंस में, क्योंकि टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है। आप एक बार प्रॉपर टाइम लेके
एक बार प्रॉपर टाइम लेके इसको सॉल्व करिए, अदरवाइज आप हर क्वेश्चन में अगर आप एक एक कैलकुलेशन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो DIE आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो माइंड सेट बना के चलिए कि DIE में कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लग सकता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो 5 से मिनट से 10 मिनट लग सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी बहुत अच्छी मैथ्स है तो आप 5 मिनट में कर दोगे, अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो 10 मिनट में करोगे, तो आपके पास बाकी चीज़ों करने का टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ज़्यादा कुछ ऐसा रहता नहीं है कि आप ना कर पाओ, ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसा रहता नहीं है कि आप ना कर पाओ, ठीक है। चलिए शुरू कर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज नंबर्स ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन नाइट शिफ्ट इन ऑल इंडस्ट्री। तो सारी इंडस्ट्रीज का आप वो निकालिए, आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, मैंने आप लोगों को, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, एवरेज क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो समेशन ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये होता है आपका एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए शुरू देखते हैं, तो सबको सम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबको सम कर देना है, ठीक है, सबका सम कर देना है, इतना भी ये सब है, इन सबका आपको सम कर देना है। तो जब आप इनका सम करोगे तो उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड कितने से करोगे, 6 लोग हैं ना, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हैं, ठीक है, औसत निकाला तो उसका आंसर कुछ आएगा 5 6, इसका आंसर आएगा 4454, तो आपका आंसर निकल आया, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन में है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे टोटल निकालना है, तो यहाँ पे सम ही निकालना है, ठीक है, सम निकालना है। तो सम निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। लास्ट डिजिट में 4 6 4 है, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस अपने कम कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा होगा तो। मैं कहाँ निकाला है, यहाँ निकाल रहा है ना, हाँ ये हमारे मेल्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया 6 2 8 10 10 18 18 6 24 24 26 26 और 8 34, तो आपका आखिरी में 4 होगा, ठीक है, तो आखिरी में 4 होगा। तो कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ एक से, तो आखिरी में 4 होगा, तो ये आंसर नहीं होंगे, इनमें से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा 53774, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज दैट्स इज डैश परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट इन ऑल इंडस्ट्री। तो नंबर ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल आपकी स्पोर्ट्स से, ठीक है, टोटल कितना निकालना है, नंबर ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द, यहाँ पे लिखा है ऑफ ऑल द इंडस्ट्री, ऑफ ऑल द पीपल, नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ मेल फीमेल सारी इंडस्ट्री का होगा, तो मेल प्लस फीमेल सारी इंडस्ट्री का होगा, और इसका आपका ये निकालना है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में कितनी है, तो स्पोर्ट्स में अगर मैं देखूंगा फीमेल है आपकी 2 8 9 8 0, तो मेल और फीमेल्स कितने थे, आप पे दिया हुआ है 80500, इसको आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ आंसर आएगा 4 का बी, 4 का आया 3.6, आप अंदाजा लगाइए 3.6 का आंसर आएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है,
difference between the total number of males and females working in the night shift. तो इजी क्वेश्चन है, मेल्स माइनस फीमेल करना है आपको, ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमने क्या सीखा दिया इसे कि अगर आपने पहले सॉल्व कर दिया तो आपके बाकी क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो DI अगर आप फॉर एग्जाम्पल पहले सॉल्व नहीं करते, ठीक है, अगर आप पहले सॉल्व नहीं करते तो आपको ये क्वेश्चन करने में आप फिर से सॉल्व करते हैं, सबको फिर से मेल और फीमेल निकालते हैं, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं, तो तमाम आपके पास प्रॉब्लम्स हो सकती थी चीज़ों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो वो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो आप पहले से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका रफ कॉपी में एग्जामिनेशन में आपको रफ कॉपी मिलती है, ठीक है, रफ पेपर मिलता है आपको एग्जाम, तो आपको पहले से ही कर लेना। 2 मिनट 5 मिनट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट चला जाएगा, कोई इसमें वो बात नहीं आएगा। आपका 5 मिनट में पूरी कैलकुलेशन हो के आपके 5 के 5 क्वेश्चन एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस नहीं है। जो भी आपका आंसर है वो आएगा, वो इसमें से ही आएगा। तो आपको पता है कि अगर आपका आंसर जो आ रहा है और जो आपने टिक किया है वो मैच है, तो पूरा क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7274048, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर है 6, आगे क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, in which of the following ways that online tool can be used? Online tool can be used for creating virtual walls, for uploading files, for collaborative purpose, for posting the pictures and text. तो किसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है, किसमें यूज किया जा सकता है? देखिए, फॉर पोस्टिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स के तो होगा ही होगा, फॉर अपलोडिंग फाइल के लिए होगा, तो BD तो है, तो BD ना इसमें BD सिंपल सा इसमें, तो उसका आंसर आपको 4 है। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। कैसे? वैसे देखिए, फॉर अपलोडिंग फॉर पोस्टिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, इसमें तो आपका इंटरनेट जरूरी होगा, ठीक है। फॉर अपलोडिंग फाइल्स इसमें होगा, तो B एंड D तो आपका होना ही होना है, B एंड D तो होना ही होना है। तो B एंड D देखोगे ना, B एंड D इसमें है ना, B एंड D इसमें है ना, B एंड D इसमें है, B एंड D आपका इसमें है, तो उसका आंसर आपका 4 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। GSAT-30 satellite is used by Swayam Prabha for the program telecast of the DTH channels. The programs of Swayam Prabha are available 24/7 basis, ठीक है। तो ये दो टॉपिक का सवाल, एक तो करंट अफेयर्स प्लस हायर एजुकेशन से जो सवाल आते हैं यहाँ पे, ठीक है, हायर एजुकेशन से जो सवाल आते हैं यहाँ पे, ये उसका सवाल है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ठीक है, सही आंसर क्या होगा? देखिए, GSAT-30 जो होती है ना, ये जियो सैटेलाइट्स होती है। तो आप अगर इनके बारे में पढ़ोगे, ये मेनली आपके अर्थ ऑब्जर्वेशंस के लिए होती है, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशंस के लिए जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। GTS के लिए आपकी CSAT बोला हो, हाँ, CSAT सैटेलाइट्स आपकी यूज होती है, PSAT सॉरी, पोलर सिंक्रोनस, ठीक है, वो सैटेलाइट्स यूज होती हैं। तो इसका आंसर एक तो इनकरेक्ट है, ठीक है। द प्रोग्राम से स्वयं प्रभा 24/7 बेसिस, तो ये तो सही है, तो इसका आंसर होगा आपका D, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका D, ठीक है। फिर आता है विच पीरियड ऑफ लर्निंग शोस नो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग कर्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बना है? ये क्वेश्चन आपका बना है टीचिंग एप्टीट्यूड से। कहाँ से बना है? टीचिंग एप्टीट्यूड से, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस आपकी पेपअप पे पढ़ी हुई है, पेपअप पे आपकी क्लासेस फ्री अवेलेबल है टीचिंग एप्टीट्यूड की। आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो, इजीली आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका प्रेटू, ठीक। विच टाइप ऑफ लर्निंग शोस नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ऐसा अगर आपका ग्राफ है और अगर ऐसा गया है, अगर ये ग्राफ है, तो वो प्रेटू क्या होता है? फ्लैट होता है,
ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी इतना ही है, इस पॉइंट पर टाइम, इस पॉइंट पर टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसको आप मिलाओगे तो वैल्यू ही आएगा। ठीक है, अगर ये है तो अगर इस पॉइंट पे देखोगे तब भी यही है, इस पॉइंट पे देखोगे तब भी यही है, सॉरी एक सेकेंड, इस पॉइंट पे देखोगे तब भी यही है। ठीक है, पॉइंट आगे करोगे तब भी यही आएगा, फिर टाइम आएगा तब भी यही आएगा। तो जब आप इसको मेजर करोगे तो ये वैल्यू के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3। ठीक, आंसर 3। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड अरेंज द फॉलोइंग पेडागोजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन अ सीक्वेंस। ठीक है, ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट होता है हार्वर्ड का। ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है हार्वर्ड का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका प्रिपरेशन। ठीक है, फिर होता है आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर होता है प्रेजेंटेशन, और फिर आपका होता है एसोसिएशन, पीपीए। ठीक है, एसोसिएशन, फिर आपका होता है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, फिर जनरलाइजेशन, फिर आपका होता है जनरलाइजेशन, और फिर आपका होता है एप्लीकेशन। ठीक है, ये होता है आपका हार्वर्ड का कॉन्सेप्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर आपका सी है। ठीक है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। हाँ, इसका आंसर आपका सी है। तो ये भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल है, और ये प्रॉपर एक फैक्चुअल सवाल है। ठीक है, ये प्रॉपर एक फैक्चुअल क्लास सवाल है। ये आप तभी कर पाओगे जब क्लास में आओगे। तो पीपीए, जीए। ठीक है, तो पहले होगा आपका प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर एसोसिएशन, फिर होता है आपका जनरलाइजेशन, और फिर एप्लीकेशन। तो थोड़ा सा भी अगर आप लॉजिक लगाओगे तो एप्लीकेशन तो लास्ट में होना चाहिए, किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ का एप्लीकेशन लास्ट में है तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, जनरलाइजेशन भी सेकंड लास्ट में होना चाहिए, अगर मैं लॉजिकली बात करूँ सेकंड लास्ट होना चाहिए, तो जनरलाइजेशन सेकंड लास्ट होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आपके पास ये है, तो यहाँ पे दिया है पहले एसोसिएशन, फिर प्रिपरेशन, और फिर प्रेजेंटेशन। तो अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप ये आंसर लगा दोगे, अदरवाइज आप 50% तक तो यही आएगा अपने क्वेश्चन को सही करने के चांसेस है, अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर तरफ देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, एंट्री बिहेवियर सिंप्लाई द एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ द लर्नर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सेम टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल। तो एक बार हम देख लेते हैं कितने सवाल आए हैं। तो ये आपके हो गए 1, ये हो 2, ये क्या है ऑनलाइन टूल्स, तो ये भी 2। तो कितने सवाल हो गए आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से। एक बार ना ग्राफ बना लेते हैं ताकि आप लोग को लगे कि कितने सवाल आ रहे हैं इस बार। ठीक है, ठीक है, एक बार ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक, ये हो गया प्लस टॉपिक्स। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 इससे था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों ही
आपके यहाँ से आएगा, ठीक है। दोनों ही आपके यहाँ से आएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन को हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 एंट्री बिहेवियर्स इम्प्लाई द एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टीचिंग। तो यहाँ पे कीवर्ड है आफ्टर। टर्मिनल बिहेवियर इम्प्लाइज द एक्टिविटीज ऑफ लर्नर्स प्रायर टू द टीचिंग, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ही शब्द आपस में इंटरचेंजेबल है। तो अगर एंट्री होगा तो आफ्टर तो होगा नहीं चाहिए, प्रायर होना चाहिए। और अगर टर्मिनल होगा तो एंड हो गया है। टर्मिनल क्या होता है? एंड, ठीक है। तो ये एंड होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। उसको यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए। ये दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। 11 का 2, सॉरी 10 का 2। अब आके 11 में when is a process of reasoning observation is followed by theory, hypothesis, interpretation. That approach is known as, ये आपको बताना है, when a process is observation theory, ठीक, inductive, ठीक है। तो इसका आंसर आपका इंडक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या पाएगा? रीजनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फॉलोड बाय थ्योरी, ठीक है। इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लास में समझाया है। इवन यूट्यूब पे भी आपको मैंने अच्छे से समझाया है। तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है। मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, अदरवाइज क्लास लंबी होती जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। If research is done to find out behaviors and attitudes by analyzing existing records and other materials, it is known as, ठीक है, it is known as, whether this is done to find out behaviors and attributes by analyzing existing records and other materials. तो keywords क्या है? Existing record, ठीक है। तो नॉन ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड तो है नहीं, नॉन पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा, ठीक है। या तो पास्ट रिसर्च होगी या तो अल्काइवल रिसर्च होगी। तो अगर हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में जाते हैं तो हमेशा अल्काइवल्स में जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका अल्काइवल रिसर्च। तो ये भी काफ़ी लॉजिकल सवाल था, लेकिन फिर भी जैसा कि मैं बोलता हूँ कि डिफिकल्टी होती है बेस्ट ऑप्शन चूज करना में, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन को चूज करना में पूरा पेपर वन इसी पे ही है कि अगर आपको बेस्ट ऑप्शन आता है, आप बेस्ट ऑप्शन निकाल पा रहे हैं तो आप इजीली कर दोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप, if the dress of a person does not reflect or predict his voting behavior, the assumption is positive correlation does not, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड है does not reflect, ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो नहीं सकता, फ्रैगमेंटेड भी हो सकता, तो जीरो ही होगा, कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा है वहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। कीवर्ड पर फोकस करिए, कीवर्ड से आपको आंसर यह होता है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। Which of the following are the advantages of web-based research? Web-based research क्वेश्चन कहाँ से बना? ICT से। क्वेश्चन कहाँ से बना? ICT से। तो ये जरूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से बनना है। अगर आपको ये आप डिकोड कर पा रहे हो कि क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसे बनते हैं, इस टॉपिक से ऐसे बनते हैं, तो आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो इट्स टाइम सेविंग, ठीक है। तो होता ही है भाई, वेब रिसर्च टाइम सेविंग्स तो होता ही है। तो ए तो हो गई, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द पार्टिसिपेंट कैन एंगेज इन द टास्क एट हिज और हिज कन्वीनियंस, सही बात है, जब मेरा मन चाहे तब मैं करूँगा। तो ये भी होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर ए होना चाहिए। इट डिमांड्स स्मॉल सैंपल, नहीं, ये तो ऑटोमेटिक गलत है। इट द पार्टिसिपेशन इज हेवीली पेड, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर मैं सिंपल सा इसको भी मना कर दूँ तो ये गलत, ये गलत। फिर देखो, डेटा कलेक्शन इज ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट, ऐसा हो सकता है, कैन बी, कैन नॉट बी। इट डिमांड्स अ स्मॉल सैंपल, ये आपस में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो उसको भी मैं सही नहीं मानूंगा। तो ये भी गलत, तो इसका आंसर अपने आप दिया जाएगा। अगर आप नहीं इस टाइप से, अगर आप ऊपर से दिमाग नहीं लगा पा रहे तो आप ऑप्शन से भी दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर, आप कैसा क्वेश्चन करते हो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़िए एक बार, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 है सर्वे रिसर्च हैज द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हु आर सिलेक्टेड। ठीक है, तो researchers do administers their own survey and do not have any options either to accept to do it themselves। नहीं, ये तो गलत है, ये तो अपने आप गलत है। तो या तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा या तो ये होगा। अब दो चीज़ों पे हम आ गए हैं, तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो क्या कुछ ऑप्शन 1 गलत है? सर्वे रिसर्च हैज द एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हु आर पर रिसर्च। हाँ, ये तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो ये आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर मैं देखूँ क्या लिखा है, रिसर्चर्स डू एडमिनिस्टर देयर ओन सर्वे, अपने ही सर्वे को एडमिनिस्टर करते हैं, एंड डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस एक्सेप्ट टू डू इट देमसेल्व्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जब खुद ही सर्वे को आंसर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ऑप्शन 2 गलत है। तो अगर ऑप्शन 2 गलत है या तो ये सही है तो ये सही है, लेकिन ऑप्शन 1 सही है तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर। ठीक है, ये कहाँ से सवाल है? ये आ रहा है आपका कम्युनिकेशन से। ठीक है, कम्युनिकेशन से सवाल आपका आया है। ठीक है, और मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, तो जो बच्चे जिनके वो अभी क्लास ले नहीं सकते हैं, वो पेपअप के नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पेपअप के नोट्स चाहिए यूजीसी की, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 7042182170 पे आपको मैसेज करना है, और आप नोट्स भी खरीद सकते हो अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो। ठीक, अदरवाइज इनको कोर्स चाहिए, नीचे फॉर्म दिया है, फॉर्म में आप अपना नाम भरिए, डिटेल्स भरिए, आपको मैसेज आएगा पेपअप से और आप अपना प्रोसीजर आगे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। द पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल स्टेटस नहीं, सेमेंटिक गैप्स नहीं, इमेजिनड इन्फ्लुएंसेस नहीं, कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से आप अपने आप को कर। देखो ये जो टॉपिक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बेसिक या फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप वही बात है, इसमें जो मैं एक चीज़ जो बोलता हूँ, क्या बेस्ट ऑप्शन, लॉजिकल बेस्ट ऑप्शन। लॉजिकली बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास होगा उसको ही आपको टिक करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब जाके आप कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका 2 होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17। The doctrine of individualism, a political concept in communication, is identified as an individualism ideology, institutional background, ठीक है, या इकोनॉमिक इंडिकेटर या फॉर्मूला। The idea of individualism, a political concept in communication, ठीक है, एक आदमी के बारे में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, तो ये क्या आइडियोलॉजी शो करती है किसी भी व्यक्ति की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गांधी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या वीर सावरकर के बारे में बात, किसी के भी बारे में बात करेंगे, तो उनकी आइडियोलॉजी उनको समझना होगा, तो उनकी आइडियोलॉजी भी बात करेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर फॉर आइडियोलॉजी। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आप सॉल्व करिए। द बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एग्जाम्स दैट। सिंपल, ये भी सवाल आपको कहाँ से आया है? कम्युनिकेशन से आया है। ठीक है, कम्युनिकेशन से ये आपका सवाल आया है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सवाल आया है, तो उसका आंसर द बिहेवियर्स आर इन सोशल सिचुएशंस, द बिहेवियर्स आर इन एक्सटर्नल ओनली पे आप उसको हाईलाइट कीजिए।
ठीक है, ओनली पे इसको हाईलाइट कीजिए। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा, तो बी गलत है। ठीक है, बी गलत है, बी हटा दो, बी यहाँ से आता, बी यहाँ से आता, अब तो ये सही है, तो ये सही है। ठीक है, अब हमें डी चेक करना है, डी हमें चेक करिए तो हमारा आंसर निकल जाएगा। द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल मीन्स अनइम्पोर्टेंट, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बिहेवियरिस्टिक बॉडी की बात कर रहे हैं तो मेंटल स्टेट तो उसका इंपॉर्टेंट होगा ना, तभी तो बिहेवियर भी हम मेजर कर पाएंगे। तो डी डी तो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या सीधा हो जाएगा ए, सी एंड ई। ठीक है, ये लॉजिकली भी आप सवाल कर सकते हो। कैसे किया मैंने इसको देख लिया, ये काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक है, काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड है। जो यूपीएससी में बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनको पता है कि इन सब चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया जाता है। तो ये काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड है, तो उसको मैंने हटा दिया। उसको हटा दिया तो मैंने ये दो ऑप्शन दिए, ये दो ऑप्शन दिए। ठीक है, फिर ये जो टर्म है, ये भी सेंटेंस काफ़ी अपने आप में एक एक्सट्रीम और एक नेगेटिव साउंड दे रहा है इस टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, अगर ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल को हमें पढ़ना है तो क्या हम उसके मेंटल स्टेटस को नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, हमें उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में गलत हो जाएगा, तो डी भी गलत है, उसका मतलब ऑटोमेटिकली आंसर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन द एंशिएंट पैराडाइम ऑफ एवरीडे लाइफ is communication is in the ancient paradigm of everyday life। फिजियोलॉजिकल इकोनॉमिकल तो नहीं होगा, ये हटा। तो एक सेकंड, अच्छा सवाल है। The elements of communication in the ancient paradigm of everyday life। ईगो क्लैशेस, ईगो क्लैशेस होगा क्या? ईगो क्लैशेस नहीं होगा। ठीक है, इसको मैंने हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर ए आ गया। ठीक है, ईगो क्लैशेस नहीं होगा। दैनिक जीवन के प्राचीन प्रतिमान में संप्रेषण से कौन से तत्व है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर by supplying facts and opinion, mass media enable the audience to take decisions। mass media should, यहाँ पर कोई कॉस्ट शब्द है, should suppress facts and opinion in order to influence the government decisions। 20 का क्वेश्चन है। तो ये तो काफ़ी ही गलत चीज़ लिखी है, काफ़ी गलत चीज़ लिखी है। ये डेमोक्रेसी के काफ़ी एंटी लिखा हुआ है ये। ठीक है, डेमोक्रेसी के काफ़ी एंटी लिखा हुआ, इवन कम्युनिकेशन के बेसिस पे एंटी एक अगेंस्ट है ये स्टेटमेंट। तो कम्युनिकेशन के भी एक अगेंस्ट है ये स्टेटमेंट को भी। ठीक है, इसके भी अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये तो फॉल्स होना चाहिए फिर। तो या तो ये या ये है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर। बाय सप्लाइंग फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, मास मीडिया एनेबल द ऑडियंस टू टेक डिसीजंस। ठीक है, सही बात है, सही बात है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर यही लगा देते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट का करेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या है? बी सी डी एंड ई, सॉरी ए बी सी एंड डी आर और डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स। द डिटेल्स, अच्छा ये रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, बी इज डॉटर ऑफ, ए इज डॉटर ऑफ बी। ठीक है, तो ए इज डॉटर ऑफ बी। ठीक, बी इज सन ऑफ सी। ठीक है, बी इज सन ऑफ सी। ठीक, सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी। ठीक, अब इसमें से हमें रिलेशनशिप निकालना है, म्यूचुअल ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ए इज द अंकल ऑफ, सी इज द अंकल ऑफ ए, सी इज द अंकल ऑफ ए, सी अंकल ऑफ तो नहीं है,
क्योंकि सी तो इन दोनों के बीच में तो ग्रैंड डॉटर का एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो ये गलत है। ठीक, डी एंड बी या कजन्स नहीं, कजन्स तो नहीं है, एक ही पिताजी के और आगे तो कजन्स तो होंगे नहीं। ठीक, ए एंड डी आर इज, ए इज द डॉटर ऑफ डी, नहीं 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 नहीं, ये तो इसकी बेटी है, ये अलग भाई है, ये अलग बहन, जो भाई जो भी हो सकते हैं, भाई बहन जो भी हो सकता है। P, if P is the daughter of B, P is the daughter of P, then A and P are sisters, then A and P sisters, ये करेक्ट, ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल। If the group 2100 persons comprising of pairs and their coaches, there is a coach of for every 16 pairs. How many coaches are there? Yeah. इसको सॉल्व करिए तो इजी सवाल है, आपको आंसर भी करना चाहिए। 140, ठीक है, 140 इसका आंसर आएगा। मैंने सॉल्व नहीं कराया है क्योंकि उस क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, उस क्वेश्चन को आप होमवर्क भी ले सकते हो, हालांकि इजी सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये सवाल आपका होमवर्क है। ठीक है, फिर क्या है, इन इफ व्हाट द नंबर वो रिप्लेस इन द मार्क लिस्ट, तो 1 से 5, 5 से 9, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो प्लस होता है या तो मल्टीप्लाई होता है। अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग है तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर डिसेंट इंक्रीजिंग हो रहा है तो प्लस होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, प्लस हो सकता है। तो 1 से 5 हुआ, 5 से 11 हुआ, 11 से 19 हुआ, और 19 से 29 हुआ। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 4, 6 का स्क्वायर प्लस 5, फिर कितना होना चाहिए, 36, 41 होना चाहिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 6, 7 7 49 प्लस 6 कितना होता है, 55। अब क्या आएगा, अब आपका आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7, 8 8 जा 64 प्लस 7 इक्वल टू 71। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 23, इसका आंसर हो जाएगा 71। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 71। इजी सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है, बेसिक नंबर सिस्टम का, नंबर सीरीज का सवाल है। ठीक है, बेसिक नंबर सीरीज का सवाल है। एक चीज़ को ध्यान रखना है, ऐसे मैंने बताया, अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई तब होगा जो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर 1 से सीधे 100 हो गई हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ 100 हो जाएगी, या इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई सीरीज ऐसे एकदम सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर डिसेंट इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो डिसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है। ये क्वेश्चन है, करण वाज बोर्न 3 years। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था क्लास में कि रीजनिंग में क्या टॉपिक्स आते हैं, और रीजनिंग में क्या टॉपिक्स आते हैं फिर से मैं बता देता हूँ। ब्लड रिलेशनशिप आता है, ठीक, ठीक है, तो जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, लास्ट जब मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्व किया है, तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग का सवाल थे, जबकि अभी नहीं है। ठीक है, इस वाले पर अभी तक तो लिखने को नहीं मिला है, क्या पता आगे हो। सिटिंग अरेंजमेंट,
ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। इसके अलावा आप क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉक कैलेंडर, डाइस, कोडिंग